स्वागत है आपका दिशा के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। और भक्ति आंदोलन के समाप्त होने के पश्चात एक टॉपिक जो अपना ऑफलाइन क्लास में बीच में चल रहा था, अधूरा छूट गया था, उसे हम पूरा करने की कोशिश करते हैं क्योंकि एग्ज़ाम जो है वो अब जल्दी ही होने वाला है। तो इस दृष्टि से मैं देख रहा था कि आपको इस तरह से पढ़ाया जाए कि आपको ये ना लगे कि जो आपकी ऑफलाइन क्लास में चल रहा था जो मैटर और वो जो ऑनलाइन चल रहा है उसमें ज़्यादा भिन्नता है ना, समानता जैसा अनुभव लगे आपको। इसलिए मैं चाह रहा था कि आपको वहीं से पढ़ाया जाए। और वैसे भोंजी सर को ज़्यादा पसंद है ये टॉपिक जो है, वो हमेशा कहते हैं कि ये क्या आपका कौन सा टॉपिक है, ख़त्म ही नहीं होता। तो बात करेंगे हम मुग़ल राजपूत संबंधों की। मुग़ल राजपूत संबंध है ना। मुग़ल राजपूत संबंध में हमने अभी तक जो पढ़ा है, जो लास्ट टाइम हमने छोड़ा था अधूरा, वो था अकबर के राजपूतों से संबंध, है ना। अकबर के राजपूतों से संबंध। और अकबर के राजपूतों के संबंध से हम पढ़ रहे थे, आमेर और अकबर के संबंधों की चर्चा की थी हमने। भारमल को पढ़ा था जो कि पहले व्यक्ति थे जिन्होंने, पहले राजपूत व्यक्ति थे जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार की। उसके बाद में उनके पुत्र के बारे में हमने पढ़ा, भगवंत दास के बारे में। और भगवंत दास के बाद में हमने पढ़ा है मानसिंह को। और मानसिंह को हमने लगभग 3 भागों में करके पढ़ने की कोशिश की है, 3 चरण के माध्यम से, है ना। मानसिंह का जो है वो कालक्रम जो है वो पहला फेज था 1562 से 1574, ठीक है। दूसरा फेज जो था वो 1574 से था आपके 1589, है ना। और तीसरा जो फेज है वो है आपके 1589 से 1614। ये 3 चरण हैं। पहले चरण में ये मानसिंह को किस नाम से जाना जाता था या किस पद की वजह से जाना जाता था, तो इस समय ये थे भारमल के पौत्र के रूप में, भारमल के पौत्र के रूप में, है ना। और 74 के बाद में ये बिल्कुल राजकुमार कहलाए, भगवंत दास के पुत्र के रूप में। और जो तीसरा काल है ये 89 में शासक बन गए थे, जब बिहार में इनको पता चला कि इनके पिता का इंतकाल हो गया है, तो वहीं बिहार में पटना में, कहाँ, पटना में इनका राज्याभिषेक हो गया था। वैसे मानसिंह के 2 बार राज्याभिषेक हैं, याद रखिएगा ना। तो तीसरा जो चरण है वो राजा मानसिंह के नाम से जाना जाता है। फिर अब देखिए, पहला और दूसरा हमने पढ़ लिया है, पहला और दूसरा हमने पढ़ लिया है। तीसरा जो है वो अपना बाकी था, तीसरा चरण जो है वो बाकी था। और तीसरा चरण कहाँ से शुरू होता है? तीसरा चरण शुरू होता है भगवंत दास की मृत्यु से, है ना। देखिए 1589 में मानसिंह जो थे वो कहाँ के सूबेदार थे? बिहार के सूबेदार थे। बिहार और बंगाल के, ध्यान रखिएगा, मानसिंह जो है बंगाल के 3 बार सूबेदार रहे और बिहार के 2 बार सूबेदार रहे, है ना। बिहार के सूबेदार थे और बिहार की सूबेदारी के समय ही यानी 1589 में इनके पिता भगवंत दास की मृत्यु का समाचार इन तक पहुंचता है। और सिंहासन जो है वो ज़्यादा समय तक खाली नहीं रहता है, इसलिए ऐसा माना जाता है कि राज्याभिषेक में ज़्यादा देरी करना उचित नहीं है। इसलिए बिहार के पटना में
बिहार की राजधानी पटना। तो पटना में जो है इनका प्रथम राज्याभिषेक होता है, प्रथम राज्याभिषेक होता है। और फिर कुछ समय पश्चात ही मानसिंह जो है वो अपने गृह राज्य आते हैं, यानी कि आमेर में आते हैं। कहाँ आते हैं? आमेर में आते हैं। और आमेर में इनका विधिवत रूप से, है ना, विधिवत रूप से पुनः राज्याभिषेक होता है। और ये होता है आपके 14 फरवरी 1590। 14 फरवरी 1590 में जो है वो मानसिंह का दोबारा राज्याभिषेक होता है। कहाँ होता है दूसरी बार? आमेर में। पहला होता है कहाँ? पटना बिहार में, और दूसरा होता है आमेर में। और जब यहाँ 14 फरवरी 1589 को, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो ये नाम देखते ही उनकी आंखों में चमक आनी शुरू हो जाती है, तो यहाँ आप याद रखिए, आपको ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, इतना ही याद रखेंगे। 14 फरवरी जो है वो बाबर का जन्म भी है। 14 फरवरी जो है वो मानसिंह का राज्याभिषेक, दूसरा राज्याभिषेक, जो कि कहाँ हुआ था? आमेर में हुआ था। तो दूसरा राज्याभिषेक हो गया। यहाँ जब राज्याभिषेक हुआ तो अकबर के द्वारा राजा की उपाधि प्रदान की गई थी। किसको? मानसिंह को। क्यों की गई थी? क्योंकि आमेर के जो शासक थे वो अकबर के अधीन थे, है ना। और जो अधीन शासक होते थे उनके लिए राजा की उपाधि, मनसब, जात, सवार, ये सब जो हैं वो मुगल दरबार के द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती थी, वहाँ से भेजी जाती थी। और एक तरह का शगुन मान लीजिए, एक प्रकार का जो शगुन है वो भेजा जाता था। तो हम आज पढ़ेंगे जो तीसरा जो चरण है, जो तीसरा भाग है मानसिंह का मुगलों के साथ में, तो उसके बारे में थोड़ा सा अपना जो रहा हुआ टॉपिक है वो कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। फिर हम जो है अकबर के बाद में जहांगीर की तरफ बढ़ेंगे। अब देखिए, जब 1590 में राज्याभिषेक हो गया तो राज्याभिषेक के बाद में ज्यादा समय तक मानसिंह यहाँ रुके नहीं और पुनः चले गए कहाँ? बिहार चले गए, ठीक। और बिहार में काम करने लगे। और इसी दौरान जो है मानसिंह ने एक यहाँ पे एक रियासत थी जिसका नाम था गढ़गोर या गढ़ोर, है ना, गढ़गोर। तो गढ़गोर पर मानसिंह ने धावा बोला और गढ़गोर का शासक था उस समय पूरणमल। क्या नाम था? पूरणमल। और पूरणमल पर मानसिंह ने इतना दबाव बनाया कि पूरणमल जो है उसने मानसिंह की अधीनता स्वीकार कर ली, अर्थात मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। और पूरणमल ने अपनी पुत्री का विवाह मानसिंह के साथ, मानसिंह के भाई के साथ पुत्री का विवाह है मानसिंह के भाई चंद्रभान के साथ कर दिया, ठीक। अब इसी दौरान जो है वो 1594 में मानसिंह को बनाया जाता है बंगाल का सूबेदार। कहाँ का? बंगाल का सूबेदार। ये लो जी, बंगाल का सूबेदार बन गया। बंगाल का सूबेदार बनते ही और इस दौरान जो है वो मानसिंह ने जो उड़ीसा में पुरी में मंदिर है जगन्नाथपुरी, है ना, और वहाँ के अफगान शासक नासिर खां को भी, है ना, नासिर खां कहाँ का शासक था? पूरी उड़ीसा को भी हरा कर वहाँ उसको मुगलों के अधीन कर लिया था। और यहाँ 1594 में बंगाल का सूबेदार बनते ही एक प्रांत पड़ता है कूच बिहार, है ना।
कूच बिहार के एक शासक थे लक्ष्मी नारायण। शासक कौन थे? लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण को जो है वो परास्त कर देते हैं और लक्ष्मी नारायण को परास्त करने के पश्चात मानसिंह का विवाह जो है वो लक्ष्मी नारायण अपनी पुत्री से कर देते हैं। पुत्री का नाम था अबला देवी। क्या नाम था? लक्ष्मी नारायण अपनी पुत्री अबला देवी का विवाह किससे कर देते हैं? मानसिंह से कर देते हैं। ये लो जी मानसिंह। ठीक, ये यहां तक हो गया। फिर से बता रहा हूं, 1590 में 14 फरवरी 1590 में राज्याभिषेक के पश्चात 1590 में पुनः जो बिहार आ जाते हैं और गढ़गोर के शासक पूर्णमल को अपने अधीन कर लेते हैं। पूर्णमल जो है अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ कर देता है? मानसिंह के भाई चंद्रभान के साथ में कर देता है। इसी दौरान जो है मानसिंह उड़ीसा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर के इलाके को भी जो है मुगल सत्ता के अधीन कर लेता है और 1594 में मानसिंह को बनाया जाता है बंगाल का सूबेदार, है ना। बंगाल का सूबेदार बना दिया जाता है और बंगाल की सूबेदारी के दौरान कूच बिहार नामक, कौन सा? कूच बिहार नामक प्रांत के शासक लक्ष्मी नारायण पर आक्रमण करता है और लक्ष्मी नारायण जो है इस दौरान मानसिंह से वैवाहिक संबंध स्थापित कर उसकी अधीनता स्वीकार कर लेता है, अर्थात मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लेता है और अपनी पुत्री अबला देवी का विवाह, इसकी पुत्री लक्ष्मी नारायण जो कि कहाँ का शासक है? कूच बिहार का। कूच बिहार का शासक लक्ष्मी नारायण अपनी पुत्री अबला देवी का विवाह किसके साथ कर देता है? मानसिंह के साथ कर देता है। क्लियर है? अब चलते हैं आगे। अब आगे क्या है? अभी आगे ज्यादा कुछ नहीं है। यहाँ अब धीरे धीरे मानसिंह का महत्व कम होता चला जाएगा, है ना। मतलब 1594 के पश्चात या 1590 के पश्चात ही मान लीजिए तो अकबर के समय आमेर के शासक, क्योंकि आमेर के शासकों ने सबसे पहले अधीनता स्वीकार कर ली थी और कृपा पात्र थे अकबर के। अकबर के शासन काल तक ही आमेर के शासकों का दबदबा रहा, है ना। और जैसे जैसे अकबर का समय खत्म होता गया, यानी कि जैसे जैसे उनका उत्तरार्ध काल आता गया वैसे वैसे ही, और जैसे जैसे अकबर का उत्तरार्ध काल आता गया, अकबर का पुत्र जहांगीर जो था वो हावी होता चला गया और जहांगीर जो था वो आमेर के शासकों से उसकी कोई ज़्यादा खास पड़ती नहीं थी। इसलिए जो है जैसे जैसे जहांगीर का प्रभाव बढ़ता गया वैसे वैसे आमेर के शासकों और अकबर का जो प्रभाव है धीरे धीरे क्षीण होता गया, कम होता गया। इसके बाद में जो है वो बात आ जाती है 1605 में ना, 1605 में। 1605 में क्या हुआ? 1605 में होता है अकबर बीमार, है ना। अकबर बीमार हो जाता है और चूंकि अकबर जो था ना वो अपने पुत्र को ज़्यादा काबिल मानता नहीं था, है ना। कुछ तो उसकी हरकतें भी ऐसी थी, है ना। जहांगीर की इतनी कोई ज़्यादा अच्छी हरकतें नहीं थी कि उसके बारे में ऐसे सोच लिया जाए कि ये हिंदुस्तान की सल्तनत का जो है वो वारिस बन सकता है। अकबर खास तौर पर अकबर जो है वो ऐसा नहीं मानता था और इसीलिए जो है वो अकबर जो है वो चाहता था कि जहांगीर का जो पुत्र है, जहांगीर का पुत्र कौन था? जहांगीर का पुत्र मान सिंह का भांजा था। हाँ, ध्यान रखिएगा, जहांगीर का विवाह है भगवंत दास की पुत्री मानबाई से हुआ था। इनकी संतान का नाम खुसरो खां। ठीक,
अब चूंकि भगवंत दास का पुत्र ही मानसिंह था, तो मानसिंह की तो मानबाई जो है वो बहन हो गई, और खुसरो क्या हो गया, मानसिंह का भांजा हो गया। अब जहांगीर को पता चला, जहांगीर को क्या पता चलता है, उसको ये पता चलता है कि अकबर जो है वो मुझे शासक ना बनाकर किसको शासक बनाना चाह रहा है, खुसरो खां को शासक बनाना चाह रहा है ना। और अपने अंतिम दिनों में अकबर ने मानसिंह को दक्षिण से बुलाकर और खुसरो खां का संरक्षक बनाया था, खुसरो खां का संरक्षक बनाया था। किसको बनाया था, मानसिंह को। मतलब अकबर है जो खुसरो खां की सिक्योरिटी को जो तो जिम्मो ने वो सारों को सारों की ने सौंप दियो जी, हाँ, मानसिंह को सौंप देता है। अब यहाँ जो है वो जहांगीर के मन में थोड़ा सा शक आता है, सुबह आता है कि कहीं अगर मानसिंह ने बगावत करके उसने खुसरो खां को शासक बनाना चाहा, तो ऐसी स्थिति में जहांगीर के लिए मुश्किलें थोड़ी सी बढ़ जाएंगी। इसलिए जैसे ही अकबर का इंतकाल हुआ, अक्टूबर 1605 में जैसे ही अकबर का इंतकाल हुआ, अकबर ने मानसिंह को जहांगीर ने पुनः दक्षिण में भेज दिया। दक्षिण भेजने पर पुनः बंगाल ले गया, क्योंकि जब आया था तब बंगाल का ही सूबेदार था। तो जैसे ही बंगाल गया, है ना, तो बंगाल में जो है वो मानसिंह ने अपना एक प्रभाव जमा लिया था, है ना, एक अच्छा वाला प्रभाव जमा लिया था। तो मानसिंह जहांगीर को जो है वो थोड़ा सा डर सता रहा था, क्योंकि उसके लिए तो कहीं भी कुछ छोटा मोटा, क्योंकि 1605 में जैसे ही सत्ता पलटी, सत्ता मतलब इन द सेंस राजा पलटा, अकबर के स्थान पे जहांगीर शासक बना, तो थोड़ा सा डर था कि कहीं से भी अगर पूरी सल्तनत, इतना बड़ा राज्य है, इतना बड़ा राज्य है, इतना बड़ा देश है, कहीं भी विद्रोह हो जाए तो शुरुआती दिनों में किसी भी विद्रोह का सामना करना थोड़ा सा परेशान कर देता है। इसलिए क्या हुआ, जैसे ही वापस बंगाल पहुंचा तो उसने जहांगीर ने क्या किया, जहांगीर का एक भाई था, धाई भाई, है ना, जहांगीर का धाई भाई कुतुबुद्दीन, है ना। धाई भाई का मतलब होता है, धाई का मतलब होता है वो माता जिसने किसी बच्चे को पाला हो, है ना। बड़े लोग जो होते हैं वो इसको आजकल के ट्रेंड में बोलते हैं, आया भी बोल देते हैं, मेड भी बोल देते हैं, तो इस प्रकार के शब्द काम में लेते हैं। अब धाई भाई मैं बता सकता हूँ, जैसे आपने पन्ना धाई के बारे में तो सुना होगा, तो जो चंदन थे, है ना, चंदन उदय सिंह के धाई भाई कह सकते हैं, है ना। तो उसी तरीके से जहांगीर के धाई भाई थे कुतुबुद्दीन। तो कुतुबुद्दीन जो थे वो जहांगीर के विश्वास पात्र थे, तो कुतुबुद्दीन को जो है वो बना दिया बंगाल का सूबेदार, बंगाल का सूबेदार। अब चूंकि पास में ही बिहार था, तो मुगलों के लिए हो, चाहे सल्तनत काल में हो या सल्तनत काल से पहले हो, दक्षिण जो दिल्ली को धुरी बनाकर जो शासक राज किया करते थे, उनके लिए दक्षिण की कोडी थोड़ी सी टेढ़ी रही है ना। तो वहाँ जो है कम से कम काबिल सूबेदार चाहिए, जो कि वहाँ की परिस्थितियों के बारे में अच्छी तरह से जानकारी रखता हो। तो यहाँ से बंगाल से हटा लिया मानसिंह को। बंगाल से हटाने के पश्चात वहाँ पे, क्योंकि बिहार का पास में बिहार था, और तो मानसिंह को जो है वो बिहार का सूबेदार बना दिया। मानसिंह पहले तो कहाँ का सूबेदार था, बंगाल का था, और बंगाल को बना दिया कुतुबुद्दीन को, और मानसिंह को बना दिया, कहाँ का बना दिया, मानसिंह को बना दिया आपके बिहार का सूबेदार। ठीक है। अब देखिए, जैसे ही मानसिंह पुनः बिहार आया, है ना, तो बिहार में मानसिंह के पास में एक जागीर थी जो उन्हें अकबर ने दी थी, है ना। मानसिंह के पास में एक जागीर थी
जो किसने दी थी? अकबर ने दी थी मानसिंह को। नाम था उस जागीर का रोहतास जागीर, रोहतास जागीर। तो बंगाल से आकर मानसिंह जो है वो कहाँ रहने लग जाता है? रोहतास जागीर रहने लग जाता है। और रोहतास जागीर जब वापस आकर रहने लग जाता है तो जहांगीर जो है वो बार बार समाचार भिजवाता है किसके पास में? मानसिंह के पास में, कि आप आइए शाही दरबार में और आकर मुलाकात कीजिए। लेकिन बार बार बुलाव के बावजूद जो है मानसिंह जहांगीर के समक्ष उपस्थित नहीं होता है। परिणाम स्वरूप जहांगीर को गुस्सा आता है और रोहतास जो जागीर है वो छीन ली जाती है, छीन ली जाती है। जहांगीर जो है वो रोहतास जागीर जो कि उसके पिता ने मानसिंह को दी थी वो वापस छीन लेता है कि अच्छा तो उड़ा दी मेरे को, मेरे के हिंदुस्तान के बादशाह के कहने के बावजूद तो उसके सामने उपस्थित नहीं हो रहा है। निशान में गुस्ताखी समझी उन्होंने और जागीर छीन ली। इसके अलावा अंतिम दिनों में, मानसिंह के अंतिम दिनों में 1611 में अहमदनगर अभियान पर, अहमदनगर अभियान, अहमदनगर है आपके महाराष्ट्र में, आर्मी का सेंटर भी है तो आप में से दौड़े होंगे भी। तो 1611 अहमदनगर महाराष्ट्र के अभियान पे मानसिंह को भेजा जाता है और उसके बाद में लगातार वो दक्षिण में ही रहता है। कौन है? मानसिंह। और इसी दौरान 1614 में, 1614 में एलिचपुर नामक स्थान पर जो है वो मानसिंह की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ध्यान रखिएगा मानसिंह की जो छत्री है वो आमेर में स्थित है, कहाँ स्थित है? आमेर में स्थित है। ठीक है, तो ये थे आपके मानसिंह अर्थात अकबर के राजपूत संबंध। अब हम पढ़ेंगे जहांगीर के राजपूत संबंध। ठीक है, अभी शुरू करते हैं। मानसिंह अपने आप में एक देखा जाए तो बड़ी शख्सियत थे, है ना। एक संत हुआ करते थे मुगलों में, मुंगेर के, है ना, नाम था उनका दौलत शाही, है ना। मुंगेर के शाह दौलत शाही के कहने पर जब मानसिंह को कहा गया कि आप जो है वो मुस्लिम धर्म ग्रहण कर लीजिए, इस्लाम ग्रहण कर लीजिए, तो जो है मानसिंह ने यह कहते हुए मना कर दिया था कि जब ऊपर वाले ने ठप्पा हम पे हिंदू का लगा दिया है तो मैं उसकी शान में गुस्ताखी नहीं कर सकता। तो उस समय ये सब कहना जो है वो अपने आप में एक बड़ी हिम्मत का काम होता था, क्योंकि धारा के साथ में तो हर कोई बह लेता है, लेकिन धारा के विपरीत खड़े रहना यही अपने आप में, जिसके जड़ें होती हैं, है ना, वही धारा के विपरीत खड़ा रह सकता है। जिनके जड़ें नहीं होती हैं, घास फूस, है ना, कई पानी के साथ में बहते रहते हैं। तो मानसिंह जो थे वो, मेरा मानना ऐसा है कि मानसिंह जो थे वो एक मजबूत स्तंभ के तौर पे जाने जाते हैं। अब देखो बात करते हैं आपके जहांगीर की, है ना। जहांगीर का जन्म जो है वो 30 अगस्त 1569 को हुआ। देखिए जहांगीर का जन्म जो है वो अकबर के पुत्र थे जहांगीर, और अकबर के कई वर्षों तक संतान ना होने की वजह से अकबर बड़े चिंतित थे। उन्होंने हर मंदिर मजार पे मत्था टेका और तब विवाह के लगभग 7-8 साल बाद में जो है वो एक संतान की प्राप्ति होती है। और इस संतान की प्राप्ति में अकबर जो है वो एक सलीम चिश्ती नामक सूफी संत थे, उनकी कृपा मानते हैं। इसलिए जो है वो सलीम चिश्ती की कुटिया में ही जहांगीर का जन्म हुआ और बालक को नाम दिया गया सलीम चिश्ती, चूँकि सूफी संत जिनकी कृपा से संतान की प्राप्ति हुई थी,
अकबर को, इसलिए अकबर ने इनका नाम क्या रख दिया था, जहांगीर का नाम क्या था, सलीम। ये बाल्यावस्था का नाम है ना, सलीम। अब माता कौन थी, माता वही थी अकबर के पहले राजपूत विवाह किससे हुआ था, हरका बाई से, हरका बाई, या फिर आप इतिहास में कह सकते हैं हरका बाई को मरियम उज्जैमानी। तो हरका बाई की संतान थे। पिता आपको पता ही है, पिता थे कौन है, अकबर। अकबर और हरका की संतान थे कौन, जहांगीर। और जहांगीर जो थे उनका राज्याभिषेक जो है वो हुआ था 3 नवंबर 1605, 3 नवंबर 1605 को। और जैसे ही राज्याभिषेक हुआ एक उपाधि धारण कर ली। उपाधि धारण करने के बाद क्या ही रहता, एक ही काम है कि जी शासक बन जा, कोई कोई उपाधि धारण कर जा। अब देखो उपाधि काहे धारण करी, नसीरुद्दीन। नसीरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गज। नसीरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी के नाम से ये शासक बन गया। कब बन गया, 3 नवंबर 1605। जन्म कब हुआ है, 30 अगस्त 1569, 30 नवंबर 1569 को। कहाँ हुआ है, शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में हुआ है। माता का नाम क्या है, हरका बाई है या फिर मरियम उज्जमानी है। पिता कौन थे, अकबर थे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए इनका विवाह है ना, क्योंकि मुगल राजपूत संबंध पढ़ रहे हैं तो पहला विवाह जो है वो अभी बात चल रही थी मान सिंह की बहन मानबाई के साथ में, मानबाई के साथ में हुआ था। और एक अन्य विवाह जो है वो हुआ था जोधपुर के राजा राव जोधा की पुत्री जगत गोसाई से। सॉरी, राव जोधा के पुत्र नहीं, मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई से विवाह हुआ था। 2 विवाह हो गए। मानबाई से जो संतान हुई है ना, मानबाई और जहांगीर की जो संतान हुई वो तो कहलाई क्या, उसका नाम था खुसरो। ठीक है, और जगत गोसाई और जहांगीर की संतान का नाम क्या था, शहजादा खुर्रम। ध्यान रखिएगा, यही शहजादा खुर्रम जो है वो इतिहास में शाहजहां के नाम से जाना जाता है। शाहजहां के नाम से जाना जाता है। तो ये हो गया जहांगीर का मूल बायोडाटा। अब बात करते हैं जहांगीर के राजपूत संबंधों के बारे में। इसको मिटा रहा हूं, मिटा दूं, ओके। हाँ जी अब देखते हैं हम जहांगीर के मेवाड़ राज्य से
संबंध। देखिए, ये जो जहांगीर था ना, ये जहांगीर जैसे ही शासक बना, उसने भी मेवाड़ की तरफ जो है वो अपना पूरा ध्यान दे लिया और लगातार अलग अलग चरणों में बार बार मेवाड़ के अभियान किए और काफ़ी आक्रामकता के साथ में अभियान किए। और शासक बनते ही जहांगीर ने जो है वो सबसे पहले 1605 में मेवाड़ अभियान किया, है ना। 1605 में जहांगीर ने शहजादा परवेज, सगर और जफर बेग आदि को जो है वो मेवाड़ के लिए प्रस्थान किया। फिर 1605 के बाद में 1608 में भेजा था महावत खां के नेतृत्व में। महावत खां के नेतृत्व में अभियान किया और 1608 के पश्चात 1609 में अब्दुल्ला खां, फिर 1612 में राजा बासु। ध्यान रखना, राजा बासु जो था वो पंजाब का तंवर राजा था, है ना। फिर ये लगातार अभियान जो है वो असफल होते गए भाई। 1605 में असफल हो लिए, फिर 1608 में असफल हो लिए, फिर आपके 1609 में असफल हो लिए, फिर 1612 में असफल हो लिए। लेकिन इतनी असफलता के पश्चात जो है वो जहांगीर भी मेवाड़ को अपने अधीन करने के लिए डेस्परेट हो जा रहा था। इसलिए क्या होता है, नवंबर 1613 को जो है वो जहांगीर स्वयं अजमेर पहुंचता है। स्वयं आ गया, क्यों? क्योंकि लगातार असफल हो जा रहा था। इसलिए ये वैसे भी जो है वो अकबर के समय से, यानी कि अगर सही तरीके से कहा जाए तो 1567 से मुगलों और मेवाड़ के मध्य जो है वो युद्ध चल रहा था। एक लंबे समय से संघर्ष जारी था। इसके बावजूद, क्योंकि हिंदुस्तान की इतनी बड़ी बादशाह होने के पश्चात एक छोटा सा मेवाड़ रियासत राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत नहीं है, ध्यान रखिएगा। मेवाड़ रियासत जो है वो राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत है ना। बड़ी नहीं है, बड़ी सबसे बड़ी अपने मारवाड़ थी, जोधपुर थी, लेकिन पुरानी थी। अब बड़ी ना होते हुए भी मुगल सत्ता को चैलेंज दिए जा रहा है, तो ये तो अपने आप में एक ग्लानि वाली बात थी। तो जहांगीर जो है वो स्वयं जो है वो 1613 में, नवंबर 1613 में जो है वो अजमेर आ जाता है, क्योंकि ये अजमेर आते रहते थे, है ना। अजमेर अकबर के समय में, अकबर ने भी अजमेर शरीफ की 2 बार पैदल यात्रा की, तो ये अजमेर आया। यहाँ से जहांगीर क्या करता है, अपने पुत्र खुर्रम को एक सेना देकर जो है वो भेजता है। कहाँ भेजता है? मेवाड़ अभियान पर भेजता है। यहाँ खुर्रम जो है वो तबाही मचाना प्रारंभ कर देता है। अब ऐसा नहीं है कि पहले जो आए थे वो फूलमाला डाल के आए थे, फूलमाला लेके आए थे, कोई अभियान पे नहीं आए थे, सेना लेकर नहीं आए थे, या फिर उन्होंने उनका मेवाड़ के प्रति कोई विशेष लगाव था, ऐसा नहीं है। लेकिन तो फिर इसने अलग क्या किया? अलग ये किया, खुर्रम ने क्या किया, वहाँ की जो महिलाएं थी, बच्चे थे, उनको पकड़कर, उनका अपहरण करके और उनको बेचना प्रारंभ कर दिया, है ना। तो ये तो एक ऐसे लोगों के लिए जो अपनी मातृभूमि की आन के लिए, अपनी मातृभूमि की आन के लिए जो लोग 50 साल से लड़ते आ रहे हैं, ऐसे लोग जो हैं उनके बच्चे, पत्नियां, बहनें, माएँ, उनको
मौका पाकर उनको उनका अपहरण कर लेना। और चूंकि मेवाड़ी सामंत भी जो थे वो लगभग 50 साल से लगातार युद्ध कर रहे थे, कभी कोई अभियान पे आ रहा है, कभी कोई अभियान पे आ रहा है, तो ये तो एक लिमिट तक तो ठीक रहता है, लेकिन इतना लंबा संघर्ष, वो भी एक ऐसी रियासत जो ज़्यादा सक्षम नहीं थी, है ना, मेवाड़ रियासत ज़्यादा सक्षम नहीं थी, क्योंकि 50 साल तक युद्ध करना तो कोई किसी को भी सक्षम नहीं छोड़ता है, ये देखने वाली बात है, कोई भी नहीं लड़ सकता, है ना। अब जैसे खुर्रम ने ये काम किया तो मेवाड़ी जो सामंत थे उनकी हिम्मत, क्योंकि उस समय शासक कौन था, अमर सिंह था, तो अमर सिंह को तो विरासत में मिली थी, है ना। अमर सिंह के काल में मेवाड़ मुगल संधि जरूर हुई, लेकिन अमर सिंह जो है इतिहास का एक ऐसा किरदार है जिसका नाम लेते हुए आपकी ज़बान जो है वो सम्मान के साथ में पलटी खाएगी, ये याद रखिएगा। मास्टर जी चोचा, है ना, उन्होंने कहा भी है अमर सिंह के बारे में कि अमर सिंह जो है उसके काल में संधि जरूर हुई, लेकिन वो एक वीर पिता का वीर पुत्र था, ये याद रखिए ना। तो मान सिंह के पास में मेवाड़ी सामंतों के जाने की हिम्मत नहीं थी, तो जहाँ आपके अमर सिंह का पुत्र था, नाम था उसका करण सिंह, अमर सिंह का पुत्र करण सिंह के पास में मेवाड़ी सामंत पहुँचते हैं, है ना, और कहते हैं कि भाई हमारे महिलाओं और बच्चों के ऊपर अबान पड़ी है, क्योंकि युद्ध की कुछ नीतियाँ होती हैं ना, ऐसा नहीं है कि युद्ध शुरू हुआ उनके घर पे धावा बोल दिया, ऐसा थोड़ी होता है। जैसे भारत पाकिस्तान पे युद्ध छिड़ गया और भारतीय सैनिक जो है वो बॉर्डर पे लड़ने के बजाय उनके घरों पे जाके धावा बोल दें, ऐसा नहीं होता है ना, सैनिक से युद्ध करता है, तो ये नियम थे। लेकिन इतिहास में ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जहाँ पे रसातल में जाके युद्ध हुए हैं, तो वहाँ ऐसी अब बेटियों को जो है बंदी बनाकर बेच देना, ये किसी भी युद्ध नीति के अंतर्गत तो आता नहीं है। लेकिन फिर भी खुर्रम ने जब ऐसा किया तो मेवाड़ी सामंत जो है वो दौड़ के पहुँचे किसके पास में, करण सिंह के पास में, और करण सिंह को राज्य की माली हालत के बारे में बताया कि देखिए पहले से 50 साल से युद्ध कर रहे हैं और पहले भी हालत हमारी कुछ ज़्यादा ठीक है नहीं, है ना। क्यों ठीक नहीं है? ठीक इसलिए नहीं है क्योंकि 50 साल से युद्ध कर रहे हैं और युद्ध के बावजूद शांति के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे हैं, तो क्यों ना हमें शांति बहाली की कोशिश करनी चाहिए। अब ये समाचार जो है करण सिंह के पास में पहुंच गए, है ना, क्योंकि जो मेवाड़ी सामंत थे वो तो चाहते थे कि बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन, अमर सिंह को जाके बोले कौन, और करण सिंह जो थे वो उन्होंने जाकर अमर सिंह को यथास्थिति से अवगत कराया और अमर सिंह ने भारी मन से स्वीकार किया कि हाँ बिल्कुल ठीक है, ये बात सत्य है। क्योंकि राजा जो है ना, राजा सिर्फ नाम का राजा नहीं होता, राजा जो होता है वो प्रजा के सुख दुख के बारे में अच्छी तरह से जानता है, वो समझता है कि राजा किस प्रकार का होना चाहिए, जन कल्याण के कामों में जो वो कर सकता है उसे करना चाहिए, और अमर सिंह ने बिल्कुल वही किया। अमर सिंह ने करण सिंह की बातों पर एक विचार किया और 2 लोगों को मेवाड़ की तरफ से और 2 लोगों को मुगलों की तरफ से अधिकृत किया गया संधि प्रस्ताव बनाने के लिए। वो 2 लोग कौन कौन थे? अब आ जाते हैं, मैं थोड़ा सा इसको मिटा रहा हूँ, है ना। कुछ आप देखना चाहते हैं अभियानों के बारे में तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, अन्यथा ये मेरे हिसाब से नहीं पूछा जाता है, ये पूछ लेते हैं, ये पूछ लेते हैं, है ना। ये कोई जरूरी नहीं है कि रीट में पूछा जाए, है ना। राजस्थान पुलिस में पूछा जा सकता है, राजस्थान पुलिस में पूछा जा सकता है कि खुर्रम ने, क्योंकि अंतिम अभियान था ना, तो ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण बन जाता है। तो राजस्थान पुलिस और पटवार के लिए थोड़ा सा ये जो अंतिम लाइन है ये महत्वपूर्ण है, पहचान गए। अब आ जाते हैं जी बहुप्रतीक्षित मेवाड़ मुगल संधि, है ना। ये जो खाका जो है ना, तैयार करने का, वो किसने किया, किस प्रकार किया, ये देखिए। देखो मैं आपको बता रहा हूँ ना, मेवाड़ मुगल संधि का पहले तो संधि शर्तें बाद में आएंगी, पहले तो ये होगा ना कि ये प्रस्ताव तैयार किसने किया था, है ना। तो तैयार करने वाले 2 लोगों को दोनों पक्षों से अधिकृत किए गए थे। सबसे पहले देख लेते हैं अपन मुगल पक्ष,
और इधर देख लेते हैं अपन मेवाड़ का पक्ष। तो मुगल पक्ष में दो व्यक्ति शामिल थे, एक तो था शकुल्ला सिराजी। कौन था? शकुल्ला सिराजी। और दूसरा था सुंदर दास, ब्यूटीफुल दास, सुंदर दास, बिल्कुल आपकी तरह, वेरी ब्यूटीफुल। अब था दूसरा कौन सा? मेवाड़ का पक्ष। और मेवाड़ के पक्ष में कौन थे? एक तो था आपके हरिदास झाला और दूसरे थे, अब इन्होंने जो है वो मिलकर बना लिया संधि का खाका, संधि प्रस्ताव बना लिया। संधि प्रस्ताव में क्या क्या बनाया है? मूल चीजें ध्यान दे लेना भाई, है ना। पहला तो क्या था कि चित्तौड़ जो है, चित्तौड़ को राणा को सौंप दिया जाएगा, सौंप दिया जाएगा। लेकिन इसमें उन्होंने एक शर्त रख दी। शर्त ये थी कि मरम्मत जो है ना, मरम्मत कार्य पर पाबंदी लगा दी। ये तो हो गई पहली शर्त। कौन सी? कि भाई चित्तौड़ जो है, क्योंकि चित्तौड़ जो है लंबे समय से युद्धों में क्षतिग्रस्त हो चुका था, है ना। बाहरी दीवारें जो है, प्राचीर जो है वो क्षतिग्रस्त हो चुकी थी। लेकिन उन्होंने बोल दिया कि भाई हम चित्तौड़ आपको सौंप देंगे, लेकिन आप इसकी मरम्मत का कार्य बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो एक तो ये पहली शर्त थी। दूसरी शर्त को क्या थी कि राणा को मुगल दरबार में पेश होने की छूट दे देंगे, है ना। कि राणा को जो है वो मुगल दरबार में जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन राजकुमार को पेश होना होगा। ये हो गई। फिर एक शर्त क्या थी? ये नीचे आई थिंक थोड़ा सा कम नजर आ रहा है, तो मैं यहां लिख देता हूं ना। तीसरी शर्त। तीसरी शर्त क्या थी? तीसरी शर्त ये थी कि जो बादशाह को आवश्यकता होने पर राणा सैन्य मदद करेंगे। और एक और शर्त जो कि इधर लिख देता हूं, वैवाहिक संबंधों की बाध्यता नहीं होगी। ठीक है, ये मोटी मोटी है, ध्यान रखना। ये जो राजकुमार होता है इनको 5,000 का मनसब दिया जाता था। अब ये संधि प्रस्ताव जो है वो पूरा का पूरा तैयार कर है ना, किन्होंने? मुगल पक्ष की तरफ से शकुल्ला सिराजी, सुंदरदास, मेवाड़ की तरफ से हरिदास झाला और शुभकर्ण, इन्होंने प्रस्ताव तैयार किया और प्रस्ताव को दे दिया। किसको? खुर्रम को दे दिया। खुर्रम दौड़ा दौड़ा लेके पहुंचा कहाँ? अजमेर पहुंचा। अजमेर में जब, क्योंकि अजमेर जहांगीर था, अजमेर में जहांगीर पहले से था,
तो अजमेर में जहांगीर ने इसको स्वीकृति प्रदान की और उस संधि प्रस्ताव पर अपना राज चिन्ह लगा दिया और पुनः खुर्रम के पास में भेज दिया। और इस प्रकार जो है वो मेवाड़ मुगल संधि जो है वो हो जाती है। कब हो जाती है? ये हो जाती है 5 फरवरी 1615। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है क्या कि मेवाड़ मुगल संधि कब हुई थी, ये बहुत बार पूछा जाता है ना। वो पढ़े पढ़ाए से नंबर मिला जी, राजस्थान की राजधानी पूछ ले कई बार तो बियाण को 100% एकदम प्रोग्राम पर 100% है। और यहाँ का साधारण प्रश्न कई बार गलत हो जाए ना, अपन पूरा टावरा से पीछे कर दिया जाता है। इजी सवाल कभी गलत मत करो, और इजी सवाल तब गलत नहीं करोगे जब आप सवाल ढंग से पढ़ोगे, है ना। कई बार तो आप एकदम सरल प्रश्न देख किड़कार पढ़ा करा, वो किड़कार मत पढ़ ना, क्योंकि गेली सौ पहली जो को बावड़ हो गए ने, जो को हाथी ले गए टप 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 आगे बढ़े नहीं। देखिए जो पेपर आपको 2.5 घंटे के लिए बना के दिया जाता है वो 2.5 घंटे का होता है, उसको 2.5 घंटे का मान के चलिए, तब जाके आप वहाँ कंपटीशन में जो है वो आप अपने साथी प्रतियोगियों के बराबर या उनसे अच्छा कर पाएंगे। अब 5 फरवरी 1615 को ये संधि जो है वो प्रस्ताव पारित हो जाता है और ये संधि हो जाती है। अब जो है बात आ जाती है, ये हो गया भाई हाथों हाथ चित्तौड़ को सौंप दिया गया। इस राजा को उपस्थित होना नहीं था, राजकुमार को होना था, राजकुमार को उपस्थित मुगल दरबार में होना था। बादशाह को जो है वो राणा के सैन्य मदद, उस समय सैन्य मदद की आवश्यकता नहीं थी, वैवाहिक संबंधों की बाध्यता थी नहीं। तो ये संधि जो थी वो मेवाड़ के लिए कोई अपमानजनक संधि नहीं थी, है। और मेवाड़ ने भी शायद ये संधि प्रस्ताव मुगल भी जो थे वो उन्होंने संधि प्रस्ताव इस तरह से तैयार किया था कि मेवाड़ को अगर थोड़ा बहुत भी भनक लगी कि ये संधि जो है उनका अपमान कर रही है तो है तो 50 साल में है वो लड़कों की सीमा कहीं जाए, खराब हालत से खराब क्या होगी, है ना। खराब से खराब तो कुछ हो नहीं सकता, है ना। इसलिए जो है इस संधि को स्वीकार कर लिया गया। अब संधि के बाद में राजकुमार को मुगल दरबार में उपस्थिति देनी थी, हाजिरी देनी थी, इसलिए करण सिंह जो था, क्योंकि राजकुमार तो कौन था, करण सिंह ही था, अमर सिंह का पुत्र। करण सिंह 19 फरवरी 1615 को जो है अजमेर में जहांगीर से मिला, उपस्थित हुआ और करण सिंह के साथ भामाशा तो जानते हैं आप, भामाशा के पुत्र जीवा शाह है, उपस्थित हुए थे, है ना। भामाशा के पुत्र जीवा शाह भी जो थे वो करण सिंह के साथ गए थे जब करण सिंह पहली बार मुगल सत्ता में उपस्थित हुए थे। तो इस हिसाब से करण सिंह पहले राजकुमार थे, जी मेवाड़ के पहले राजकुमार थे जो कि कहाँ गए थे, जो कि गए थे आपके मुगल दरबार में उपस्थित हुए थे, मुगल दरबार में उपस्थित हुए थे। ठीक। अब अमर सिंह को इस संधि से बड़ी ग्लानि हुई, है ना, मन ही मन पश्चाताप था, इसलिए उसके बाद में काफ़ी अलग थलग रहना शुरू कर दिया था, एक अलग ही कुटिया में रहना प्रारंभ कर दिया था अमर सिंह ने। और इसी प्रकार जो है वो 26 जनवरी 1620 को अमर सिंह की
मृत्यु हो गई। ठीक है, 26 जनवरी 1620 को अमर सिंह की मृत्यु हो गई। और इस प्रकार जो है करण सिंह 26 जनवरी 1620 को महाराणा बने, जिसकी मृत्यु उसी दिन महाराणा बने। ध्यान रखिएगा, जहांगीर ने ये मैं अभी लगा देता हूँ, पहले लगा देता हूँ, मोस्ट है ना। जहांगीर ने अमर सिंह और करण सिंह की मूर्ति बनवाकर आगरा के महल में स्थित बगीचे में लगवाई थी, है ना। अब क्या हो गया, पहले मुगल दरबार में उपस्थित होने वाले राजकुमार तो कौन थे? करण सिंह। लेकिन करण सिंह से जुड़ा हुआ दूसरा तथ्य क्या है? चूंकि मुगलों की अधीनता स्वीकार करने के पश्चात मेवाड़ के पहले महाराणा कौन बने थे? करण सिंह बने, है ना। तो करण सिंह जब महाराणा बने तो उनके लिए महाराणा की उपाधि कहां से आई थी? मुगल दरबार से आई थी, अर्थात मुगल दरबार से महाराणा की उपाधि प्राप्त करने वाले पहले मेवाड़ी महाराणा। ठीक है,